सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो कृषि विज्ञान के सस्य विज्ञान की जो प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के जो भी लोक सेवा या जो भी और परीक्षा की कराने वाली संस्थाएं हैं उसमें कृषि विज्ञान की सस्य विज्ञान की कृषि विज्ञान की जो सस्य विज्ञान की शाखा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपको हल कराएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। ठीक, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि मूंगफली की गिरी में जो है तेल का परसेंट कितना पाया जाता है? तो 45 से 50% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सी फसल तेल तथा रेशा दोनों के उत्पादन देती है। कह रहा है कौन सी फसल तेल तथा रेशा दोनों का उत्पादन देती है। ठीक है, तो आप आ जाइए। फर्स्ट कह रहा है जूट, ठीक है, दूसरा सनई, तीसरा जो है अलसी, डी सोया बीन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है, तो अलसी जो है रेशा तथा तेल दोनों का उत्पादन होता है इससे। ठीक है, द्विपरपीय फसल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि रेपसीड मस्टर्ड का जो है जिनेरा क्या है। ठीक है, तो आप इसको कई बार में पूछा साल इसमें कराया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, जो है याद कर लीजिएगा पीछे उसमें जो है क्वेश्चन जो बताया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरसों की खली में, कह रहा सरसों की खली में प्रोटीन कितना पाया जाता है। कह रहा है कि सरसों की खली में प्रोटीन जो है कितना पाया जाता है। ऑप्शन ए 8%, बी कह रहा है 20%, सी 35%, डी 40%। प्रोटीन पूछ रहा है ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन जो पाया जाता है वो जो है 35% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, सरसों की खली में जो प्रोटीन है वो जो है 35% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको लिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आलू के तने को क्या कहते हैं। कह रहा है आलू के तने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए
राइजोम, बल्ब, सी कह रहा है स्टोलेन, और डी कह रहा है सकस। तो आलू के तने को क्या कहा जाता है? स्टोलेन। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी सही, स्टोलन कहा जाता है। आलू के जो ट्यूबर है उसको जो है स्टोलन कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा मिलेट, ठीक है, मिलेट जिसको कहा जाता है अब श्री अन्न, जो है सूखा तथा सूखा तथा सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त दोनों क्षेत्र में उगाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा मिलेट जो है, कौन सा मिलेट जो है सूखा तथा बाढ़ग्रस्त माने वाटर लॉगिंग एरिया में उगाया जा सकता है। ऑप्शन ए फिंगर मिलेट। क्या है? फिंगर मिलेट। ऑप्शन बी कोदो मिलेट। कह रहा कोदो मिलेट। ऑप्शन सी फॉक्स टेल मिलेट। डी कह रहा है लिटिल मिलेट। तो कह रहा है कि कौन सा पर मिलेट या श्री अन्न जो है सूखा तथा बाढ़ग्रस्त दोनों क्षेत्रों में उगाया, यानी वाटर लॉग्ड एरिया में भी और सूखा में भी उगाया जा सकता है। तो वो होगा आपका फॉक्सटेल मिलेट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बहुवर्षीय बहुवर्षीय रेशे वाली फसल, कौन 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 सी बहुवर्षीय रेशे वाली फसल अत्यधिक वर्षा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। कह रहा है कौन सी बहुवर्षीय रेशे वाली फसल अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। कह रहा है ऑप्शन ए कपास,
बी जूट, सी कह रहा है रेमे, डी कह रहा है अगेव। तो रेमे जो है एक ऐसी फसल है जो बहुवर्षीय, जो बहुत अधिक रेनफॉल एरिया में, इसकी स्पेलिंग जो होगी वो RAMIE जो है, इसकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग है ये है रेमिए, जो है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो कटाई के बाद कपास का कौन सा भाग आर्थिक, क्या है, आर्थिक उत्पाद होता है। कह रहा कि मतलब जो उसका चाय की पत्ती कटाई के बाद कौन सा भाग, कपास नहीं, चाय, सॉरी कपास नहीं है, कपास का तो बीज से ही प्राप्त होता है। चाय की फसल का कौन सा भाग आर्थिक उत्पाद होता है। कह रहा है ऑप्शन ए बीज, छाल, सी कह रहा है टेंडर, सूट, और डी कह रहा है रूट। यानी सीड, बार्क, टेंडर सूट और रूट में से कौन सा होता है, वो टेंडर सूट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चाय के पौधे को किस श्रेणी में रखा जाता है। कह रहा है कि चाय के पौधे को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए सर्ब, बी कह रहा है हर्ब, फिर डी कह रहा है स्मॉल ट्री, फिर डी कह रहा है जो है वाइन। तो चाय के पौधे को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो स्मॉल ट्री की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 कह रहा है जूट अथवा पटसन उगाने वाले क्षेत्र में फसल की खेती की जा सकती है। मतलब ये क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में जूट अथवा पटसन की खेती की जाती है उस क्षेत्र में किसकी खेती और की जा सकती है। तो ऑप्शन ए ईख, बी कह रहा है कपास, सी कह रहा है चावल और डी कह रहा है गेहूं। तो इसका आंसर होगा आपका सी चावल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जहां पर चावल जूट की खेती की जाती है वहां पर और किस फसल की खेती की जा सकती है। तो चावल की जा सकती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इम्पेरेटा सिली ड्रीकल का संबंध है। कह रहा है इम्पेरेटा सिलिड्रिकल का संबंध है। ऑप्शन ए मीठी चुकंदर, ठीक है, मीठी चुकंदर। बी क्या कह रहा है कपास, सी जो है चाय और डी कह रहा है खाद्यान्न। डी क्या कह रहा है खाद्यान्न। तो इम्पेरेटा सिलिड्रिकल का संबंध क्या है चाय से है। किससे है चाय से। आप इसको नोट कर लीजिए। यह जो क्या है ये घास के मैदान का एक घटक है, ठीक है। ये घास के मैदान का घटक है और ये चाय, नारियल, कॉफी, कपास से यहाँ नहीं होगा, कपास से भी इसका संबंध है। तो यहाँ होगा चावल, ठीक है। तो कपास और जो है कॉफी, चाय, कपास, चावल भी है, चावल का भी नहीं होगा। ये हो गया आपका मटर, ठीक है। ये चाय से संबंधित इसका चाय, चावल, कपास जो है नारियल के बागानों से संबंधित है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कारण है कि सनई को
रुपया निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा क्या कारण कि सनई को जो है रुपया निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेंटोस, बी कह रहा है लिग्निन, बी कह रहा है लिग्निन, सी कह रहा है सेल्यूलोज और डी कह रहा है ग्लूकोज। तो इसका आपका आंसर होगा सी, सेल्यूलोज के कारण जो है इसको जो है नोट निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमेरिकन कपास में गुणसूत्र की संख्या होती है। कह रहा है गुणसूत्र की संख्या होती है। अमेरिकन कपास में जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, 52, सी कह रहा है 32, डी कह रहा है 26। तो अमेरिकन कपास में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 52 होती है। कितना? 52, 2n बराबर 52। और ये जो 26 है, 26 जो है देसी कपास में जो है 26 होता है और अमेरिकन कपास में 52 गुणसूत्र संख्या होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12, पेक्टिनोफोरा गासीपोला क्या है? कीट का संबंध किस फसल से है? ठीक है, ऑप्शन ए जीरा, बी कह रहा है बैगन, सी कपास और डी कह रहा है पालक। क्या? बैगन, जीरा, कपास। पेक्टिनोफोरा गासीपोला का संबंध किससे है? तो वो कपास से है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण कीट जो है कपास में अटैक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन आया, मैं उसको अभी बाद में लिखा दूंगा। इसके बाद पहले बता दूं, पूछ रहा है कि भारत में जूट का उत्पादन किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? तो जूट का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
देखिए कह रहा है सीरा किसका, सीरा किसका सह उत्पाद है। कह रहा सीरा किसका सह उत्पाद है, क्या है सह उत्पाद है। तो ऑप्शन ए चुकंदर गन्ना आलू, चुकंदर गन्ना आलू, डी कह रहा है चावल। तो सीरा जो है गन्ना का सह उत्पाद है, किसका गन्ना का सह उत्पाद है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको लिखाने वाला तो नहीं, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसको लिखा दे रहा हूं। उसको जो है कह रहा है कौन सा धान्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धान्य नहीं है। कह रहा है कौन धान्य नहीं है, मतलब सीरियल नहीं है। कह रहा है कौन सीरियल क्रॉप नहीं है। ऑप्शन ए चावल, ठीक, बी गन्ना, सी मक्का, सी मक्का, डी जौ। तो धान यानी सीरियल क्रॉप जो है गन्ना नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आलू में ज्यादातर संग्रह होता है। कह रहा है आलू में ज्यादातर संग्रह नहीं, आलू का जो प्रोडक्ट होता है, जो वो होता है, वो अपना जो अन्न जो होता है वो किस रूप में भंडारण किए रहता है। तो आलू में ज्यादा क्या पाया जाता है। कह रहा है ये शर्करा, बी कह रहा है रेशा, सी जो है स्टार्च, और डी कह रहा है एंजाइम। तो आलू में ज्यादातर जो है संग्रह किसका होता है, वो होता है स्टार्च का। आलू में ज्यादा पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो गन्ने का जो पुष्पकर्म होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको एरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं जो बोलते जा रहा हूं उसको आप लोग नोट करते भेजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बोल रहा हूं उसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास के लिए सबसे हानिकारक कीट है। कह रहा है
कपास के लिए सबसे हानिकारक कीट है कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जैसिड, जैसिड। ठीक। बी कह रहा है पिंक बाल वार्म। ठीक है, कह रहा पिंक बाल वार्म। सी कह रहा है स्पॉटेड, स्पॉटेड, स्पॉटेड बाल वार्म। और डी कह रहा है जो है दीमक, जिसको टर्माइट बोला जाता है, दीमक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पिंक बाल वार्म जो है बहुत ही हानिकारक कीट है। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में चाय के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो चाय के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य जो है आसाम है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बरसीम की फसल को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, कह रहा बरसीम की फसल को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कह रहा है फास्फोरस, सी कह रहा है पोटास, डी कह रहा है गंधक, जिसको सल्फर कहते हैं। तो जो है सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किस पोषक तत्व की? बी फास्फोरस। फास्फोरस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता बरसीम की फसल में पड़ती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अठारह कौन सी हरे चारे की फसल द्विबीज, क्या है? द्विबीज यानी द्विबीज पत्रीय होती है। ठीक है, कह रहा है कौन सी हरे की चारे की फसल जो है द्विबीजपत्रीय होती है? ऑप्शन ए मक्का, बी कह रहा है ज्वार, सी लोबिया और डी कह रहा है जई। तो द्विबीजपत्रीय हरे चारे की जो फसल होती है वो होती है लोबिया। बाकी सब एक बीजपत्रीय हैं। लोबिया भी होती है और बरसीम भी होता है। द्विबीजपत्रीय बरसीम भी होती है, लोबिया भी होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी फसल रेस्टोरेटिव कौन सी फसल जो है रेस्टोरेटिव फसल कहलाती है? कौन सी फसल जो है रेस्टोरेटिव फसल कहलाती है? ठीक है, कह रहा है बैगन, दलहनी, बैगन दलहनी जो है अदरक और सूर्यमुखी, तो रेस्टोरेटिव जो फसल दलहन कहलाती है। मतलब रेस्टोरेटिव फसल का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन इनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, तो इसी को रेस्टोरेटिव फसल जो है दलहनी फसल कहलाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि कह रहा है कि जो बरसीम चारे की फसल है उसको बोया कब जाता है? तो आप अक्टूबर नवंबर जान लीजिए। जो गांव के बच्चे हैं तो आसानी से जान जाएंगे, लेकिन जो जिनका पृष्ठभूमि गांव नहीं है उनके लिए ये रट लें, याद कर लें कि अक्टूबर नवंबर में जो है बरसीम की फसल बोई जाती है। ठीक है, बहु कटाई वाली हरे चारे, बहु कटाई वाली हरे चारे के लिए ज्वार की कौन सी किस्म है? कह रहा है हरे बहु कटाई वाली हरे चारे के लिए ज्वार की कौन सी किस्म है? ठीक है, ऑप्शन ए पूसा चरी 6, बी कह रहा है राजस्थान चरी 2, क्या कह रहा है? राजस्थान चरी 2। सी कह रहा है यस जी 593। डी कह रहा है HC 308। तो बहुकटाई चारे वाली हरी फसल, बहुकटाई वाली चारे के लिए ज्वार की कौन सी किस्म है? वो है SSG 59.3। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो है ये है। सूडान भी जो है हरे चारे की जो ज्वार की एक वैरायटी है जो बहु कटाई है, मल्टी कटिंग वैरायटी सूडान है, और SSG जिसमें भी आ जाए लगभग वो जो है ज्वार की वैरायटी है जो मल्टी कटिंग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जई की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? जो पिछली बार पीछे मैं इसको लिखा चुका हूं, इसलिए लिखा नहीं रहा हूं। तो 80 से 100 किलोग्राम जई की जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21,
वर्ष 1943 ईस्वी में, वर्ष 1943 ईस्वी में बंगाल के दुर्भिक्ष, बंगाल के दुर्भिक्ष का कारण था। ठीक है, कह रहा है बंगाल जो वर्ष 1943 में बंगाल में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था उसका कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए धान का झुलसा, धान का झुलसा रोग। ठीक है, धान का झुलसा रोग। बी कह रहा है धान का जो है धान का झोंका रोग। ठीक है, धान का झोंका रोग। सी कह रहा है धान का भूरा धब्बा रोग। आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, अभी मैं बता रहा हूं। डी कह रहा है धान का झूठा कंडुआ रोग, यानी फॉल्स स्मिट रोग, झूठा कंडुआ रोग, जिसको जो है धान का झूठा कंडुआ रोग को इंग्लिश में फॉल्स स्मिट कहते हैं। तो धान का जो वर्ष 1943 इसमें बंगाल के जो दुर्भिक्ष का कारण था वो जो था धान का भूरा धब्बा रोग था। धान का भूरा धब्बा रोग जो है के कारण जो है ये हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पाले के प्रति, पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील फसल कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन ए गेहूं। बी कह रहा है आलू। सी जो है जौ। डी कह रहा है जई। तो आप पाले के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील जो है आलू है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी फसल, कौन सी फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए अत्यधिक अत्यधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी नमी
जो है नुकसानदायक होती है। ठीक है, कह रहा है कौन सी फसल के लिए अत्यधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी नुकसानदायक होती है। ऑप्शन ए अरंडी, गेहूं, और सी कह रहा है कि जो है चना, चावल, और डी कह रहा है सूर्यमुखी तथा तंबाकू। ठीक है, कौन सी फसल के लिए अत्यधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी नुकसानदायक होती है, तो सूर्यमुखी और तंबाकू की फसल के लिए होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज इस तरीके से हमने जो है जो भी 25-30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, वो कुछ मैंने लिखा है नहीं, केवल उसको मुँह ज़बानी बोला हूँ, आपको मौखिक बोल दिया हूँ, आप उसको नोट कर लिए होंगे। तो जो भी चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कृषि विभाग की परीक्षाएं हुई थी, या सामान्य ज्ञान में जो भी कृषि से संबंधित प्रश्न, मतलब कृषि विज्ञान की सस्य विज्ञान की जो शाखा है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सबका आज साल कंप्लीट ही करा दिया। और जो है खास करके फसल का, पूरे सस्य विज्ञान का नहीं, जैसे सिंचाई, जल निकास या खरपतवार नियंत्रण, इन सब का नहीं, केवल जो है क्रॉप के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व करा दिया, उसका पूरा करा दिया फसल के बारे में। अब जो है सस्य विज्ञान की किसी फसल के बारे में कोई चीज़ नहीं बची हुई है जो मैंने आपको इसमें सॉल्व न कराया हो। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल से मैं सब्जी विज्ञान के बारे में आपको जो है सॉल्व कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।